दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों पिछले वीडियो में हम कृषि एवं तकनीकी विकास को पढ़ रहे थे। आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आइए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे फसल उत्पादन प्रबंधन, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। दोस्तों फसल उत्पादन भूमि, धन व तकनीकों पर निर्भर करता है। तो दोस्तों फसल उत्पादन किन पर निर्भर करता है? भूमि, धन व तकनीकों पर निर्भर करता है फसल उत्पादन। दोस्तों धन व आर्थिक परिस्थितियां किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों धन व आर्थिक परिस्थितियां ही किसान को विभिन्न कृषि प्रणालियों तथा कृषि तकनीकों को अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों इस प्रकार निवेश व फसल उत्पादन एक दूसरे से संबंधित है। तो दोस्तों इसी तरह से ही निवेश जो है, फसल उत्पादन एक दूसरे से संबंधित है। दोस्तों कैसे? आपके पास जितना निवेश रहेगा आप उतना ही तो उत्पादन करेंगे। आप जितना निवेश करेंगे उतना ही तो फसल उत्पादन आपका होगा। आप जितने नए नए टेक्निक्स का उपयोग करेंगे उतना ही फसल उत्पादन के लिए वृद्धि होगा, फसल उत्पादन आपका अच्छा होगा। दोस्तों इसलिए उत्पादन प्रणालियां बिना लागत, अल्प लागत व अधिक लागत वाली होती है। इसलिए ही उत्पादन प्रणालियां बिना लागत वाली भी होती है, अल्प लागत वाला भी होती है, अधिक लागत वाला भी होती है। ऐसी प्रणाली भी होती है जो बिना लागत के होती है और अल्प लागत अर्थात कुछ ही पैसे में हो जाती है, और कुछ होती है अधिक लागत वाली। दोस्तों फसल उत्पादन प्रबंधन में पोषक पदार्थ जैसे खाद, उर्वरकों तथा फसल प्रणाली प्रबंधन आता है। फसल उत्पादन प्रबंधन में क्या क्या आता है? पोषक पदार्थ जैसे खाद, उर्वरकों तथा फसल प्रणाली प्रबंधन आता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट है हमारा पोषक प्रबंधन। क्या है? पोषक प्रबंधन अर्थात न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। दोस्तों पादपों को अपनी वृद्धि व विकास के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। पादपों को भी अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने वृद्धि व विकास के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। दोस्तों पादप अपने पोषक पदार्थ हवा, मिट्टी व पानी से प्राप्त करते हैं। वो अपने लिए पोषक पदार्थ कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो हवा, मिट्टी व पानी से प्राप्त करते हैं। दोस्तों मुख्यतः 16 पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं। कितने पोषक पदार्थ आवश्यक होते हैं मुख्यतः? तो मेनली 16 पोषक पदार्थ जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ही आवश्यक होते हैं। दोस्तों इन पोषक पदार्थों की कमी के कारण, ठीक है, इन पोषक पदार्थों की ही कमी के कारण पादपों में विभिन्न प्रक्रियाएं प्रभावित होती है। ठीक है, अगर यही मुख्य जो पोषक पदार्थ है आपके 16 पोषक पदार्थ, अगर इनमें जो है कमी पाई गई पादपों में तो विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जैसे जनन हो गया, ठीक है, जनन, वृद्धि तथा रोग प्रतिरोधकता। ठीक है, तो ये सब मामले आ जाते हैं, ठीक है, इन्हीं 16 पोषक पदार्थों की कमी के कारण। दोस्तों उत्पादन में वृद्धि करने हेतु मिट्टी में खाद, जिसे मैन्योर भी कहते हैं, तथा उर्वरक, फर्टिलाइजर के रूप में पोषक पदार्थ मिलाए जाते हैं। उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ही मिट्टी में खाद, मैन्योर तथा उर्वरक, फर्टिलाइजर के रूप में पोषक पदार्थ मिलाए जाते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे खाद की, मैन्योर की। दोस्तों खाद मुख्यतः कार्बनिक पदार्थ के बने होते हैं जो मिट्टी की पोषण क्षमता बढ़ाने हेतु मिलाए जाते हैं। तो दोस्तों मिट्टी की पोषण क्षमता बढ़ाने हेतु क्या मिलाया जाता है? तो खाद मिलाया जाता है। खाद किसके बने होते हैं? मुख्यतः कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं खाद। दोस्तों ये मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। ठीक है, खाद जंतुओं तथा पादप के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से भी तैयार किया जाता है। खाद जो है जंतुओं तथा पादपों के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से भी तैयार किया जाता है। दोस्तों ये मिट्टी में पानी की उचित मात्रा बनाए रखते हैं खाद। ठीक है, खाद जैविक कचरे का उपयोग करके भी बनाया जाता है। ठीक है, खाद जो है जैविक कचरे का उपयोग करके भी बनाया जाता है। खाद बेसिकली मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। खाद जो है मेनली कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ठीक है, पहला है कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट। पहला क्या है? कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ और पोषक पदार्थ दोनों ही बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कंपोस्ट केंचुओं द्वारा पादप तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों के निरस्तीकरण द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, कंपोस्ट जो है केंचुओं तथा पादप तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों के
निरस्तीकरण द्वारा बनाई जाती है। तो कंपोस्ट केंचुओं द्वारा पादप तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों के निरस्तीकरण द्वारा बनाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार की कंपोस्ट को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की कंपोस्ट को हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट। दोस्तों कंपोस्ट बनाने के लिए कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुधन का गोबर, सब्जी के छिलके, जानवर का चारा, घरेलू कचरा आदि गड्ढों में विघटित करके बनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कंपोस्ट तथा वर्मी कंपोस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। तो कंपोस्ट में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक पदार्थ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कंपोस्ट केंचुओं द्वारा पादप तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों के निरस्तीकरण द्वारा बनाई जाती है। इस प्रकार की कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। कंपोस्ट बनाने के लिए कृषि अपशिष्ट जैसे पदार्थ जैसे पशुधन का गोबर हो गया, सब्जी के छिलके हो गए, जानवरों का चारा हो गया, घरेलू कचरा आदि गड्ढों में विघटित करके बनाया जाता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हरी खाद के बारे में, ग्रीन मैन्योर के बारे में। किसके बारे में? ग्रीन मैन्योर के बारे में। दोस्तों यह कुछ पादपों की बनी होती है जो मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस की पूर्ति करते हैं। ठीक है, हरी खाद जो है ये किसकी बनी होती है? तो पादपों की बनी होती है मुख्यतः। ठीक है, ये मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस की पूर्ति करती है। किसकी पूर्ति करती है? तो मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस की पूर्ति करती है। ठीक है, तथा मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन व फास्फोरस की पूर्ति भी करती है तथा मिट्टी की उर्वरकता को भी बढ़ाती है। दोस्तों ये मिट्टी में फसल से पहले उगाई जाती है तथा मिट्टी में खाद का कार्य करती है। ये मिट्टी में फसल लगने से पहले उगाई जाती है और फिर मिट्टी में ये खाद का कार्य करती है, क्योंकि जुताई के समय इसे मिला दिया जाता है। दोस्तों हरी खाद मुख्यतः कुछ पादप होते हैं जैसे पटसन, मूंग तथा ग्वार। इन्हें फसल उगाने से पहले खेत में उगाया जाता है। ठीक है, हरी खाद जो होती है मुख्यतः कुछ पादप होते हैं जैसे पटसन, मूंग तथा ग्वार। इन्हें फसल उगाने से पहले खेत में उगाया जाता है। तत्पश्चात उन्हें जुताई करके खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो हरी खाद का कार्य करते हैं। दोस्तों किसान सबसे पहले जो भी फसल लगाते हैं उससे पहले वो क्या करते हैं? पटसन, मूंग तथा ग्वार जो है ये उगाने से पहले खेत में लगा देते हैं। ठीक है, कोई भी फसल अगर वो उगाना चाहते हैं तो उसे ये लगा देते हैं और फिर जुताई करके उसे खेत में मिला दिया जाता है, खेत की मिट्टी में मिला दिया जाता है, जो किसका काम करते हैं? जो हरी खाद का कार्य करते हैं। दोस्तों ये मिट्टी में एक विशिष्ट समय के लिए उगाए जाते हैं। इसमें दलहनी फसलें जैसे सोयाबीन, मटर, अलसी आदि तथा कुछ गैर दलहनी फसलें ज्वार, सोरगम, बाजरा आदि प्रयोग किए जाते हैं। ये मिट्टी में एक विशिष्ट समय के लिए उगाए जाते हैं। इसमें दलहनी फसलें जैसे सोयाबीन, मटर, अलसी आदि तथा कुछ गैर दलहनी फसलें ज्वार, सोरगम, बाजरा आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दलहनी फसलें कौन कौन? दलहनी फसलें जैसे सोयाबीन, मटर, अलसी आदि। और गैर दलहनी फसलें कौन कौन दोस्तों? तो ये जैसे ज्वार हो गया, सोरगम, बाजरा आदि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों दलहनी फसलें जो होती है ना ये मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। ठीक है, तो दलहनी फसलें जो होती है ये क्या करती है? मिट्टी में नाइट्रोजन, एक मिनट, दलहनी फसलें जो है मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है, जबकि गैर दलहनी फसलें जो है ये मिट्टी में पीड़क को खत्म करते हैं। ठीक है, अगर दलहनी फसलें की बात करें तो दलहनी फसलें मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है और गैर दलहनी फसलें जो है मिट्टी में पीड़क को खत्म करती है। किसे? पीड़क को। ठीक है, तथा मिट्टी में जैव भार को बढ़ाती है। क्या करती है? मिट्टी में जैव भार बढ़ाते हैं। हरी खाद बहुत से कार्य करती हैं जैसे मिट्टी की गुणवत्ता में वृद्धि एवं सुरक्षा। दोस्तों अब हम बात करेंगे खाद के उपयोग की। किसके? खाद के उपयोग की, यूजेस ऑफ मैन्योर। दोस्तों यह मिट्टी की संरचना को उचित बनाकर उसमें पोषक व पानी की मात्रा को संतुलित रखते हैं। यह मिट्टी की संरचना को उचित बनाकर उसमें पोषक व पानी की मात्रा को संतुलित रखते हैं। ये रेती मृदा की जल शोधन क्षमता बढ़ाते हैं तथा गीली मृदा में पानी के जमाव को खत्म करते हैं। ये भूमि में सूक्ष्म जीवों को सक्रिय बनाते हैं, एक्टिव रखते हैं, जिससे मृदा में खनिज की मात्रा बनी रहती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे उर्वरक की, अर्थात फर्टिलाइजर की। दोस्तों उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाते हैं जो कार्बनिक के अकार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। उर्वरक मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं।
इनके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी उर्वरक का कार्य करते हैं। दोस्तों, उर्वरक व्यावसायिक रूप से तैयार करते हैं जो कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। उर्वरक मुख्य रूप से नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी हैं जो उर्वरक का कार्य करते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन से तत्व हैं जो उर्वरक का कार्य करते हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए देखें तो उदाहरण के लिए 6 तत्व अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। ठीक है, तो उदाहरण के लिए छह तत्व जो है ये अधिक मात्रा में प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और तथा जो है 8 सूक्ष्म तत्व, और उसके बाद 8 सूक्ष्म तत्व कौन कौन से? बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर, लोहा, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, जिंक एवं निकेल। ठीक है, तो कौन कौन से जो है ये 8 सूक्ष्म तत्व होते हैं जो यूज होते हैं, जो उर्वरकों का काम करते हैं। जैसे बोरॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, कॉपर हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, जिंक हो गया और निकेल हो गया। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे उर्वरकों के उपयोग के बारे में, यूजेस ऑफ फर्टिलाइजर के बारे में। दोस्तों, उर्वरकों के उपयोग से अच्छी कायिक वृद्धि, पत्तियां, शाखाएं तथा फूल तथा स्वस्थ पादप वृद्धि होती है। उर्वरकों के उपयोग से ही अच्छी कायिक वृद्धि तथा स्वस्थ पादप वृद्धि होती है। ठीक है, ये फसल की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। ये जो है फसल की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। उर्वरक मृदा द्वारा खोए गए पोषक तत्वों को वापस प्रदान करती है। उर्वरक जो है मृदा द्वारा खोए गए जितने भी पोषक तत्व हैं उन्हें वापस प्रदान करती है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जैविक उर्वरक के बारे में, बायो फर्टिलाइजर के बारे में। दोस्तों, कार्बनिक खेती में उर्वरकों तथा रसायनों का उपयोग कम किया जाता है। कार्बनिक खेती में उर्वरकों तथा रसायनों का उपयोग कम किया जाता है। इसमें जैविक उर्वरकों का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाई जाती है। इसमें जो है जैविक उर्वरकों का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाई जाती है। ठीक है, कार्बनिक खेती में क्या होता है, उर्वरकों तथा रसायनों का उपयोग कम किया जाता है, लेकिन इसमें जो है जैविक बायो फर्टिलाइजर का उपयोग करके उत्पादकता बढ़ाई जाती है। दोस्तों, जैविक उर्वरकों के रूप में सूक्ष्म जीवों तथा उनके द्वारा बनाए गए पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्म जीवों तथा उनके द्वारा बनाए गए पदार्थों का ही उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जैविक उर्वरकों में वे सूक्ष्म जीव आते हैं जो वातावरणीय नाइट्रोजन को स्थिर करके अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर पादपों को प्रदान करते हैं। इन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। इन्हें नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। दोस्तों, जैविक जो है 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। जैविक उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं। एक है स्वतंत्र जीवी या असहजीवी जीवाणु, फ्री लिविंग और नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। दोस्तों, नीले हरे शैवाल हो गए, एनाबीना हो गया, नॉस्टॉक, एजोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम आदि जीवाणु मुक्त रूप से रहकर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। तो दोस्तों, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन कौन से जीवाणु मुक्त रूप से करते हैं, रहकर करते हैं? तो नीले हरे शैवाल, एनाबीना, नॉस्टॉक, एजोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम। दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा सहजीवी जीवाणु। क्या है? सहजीवी जीवाणु। दोस्तों, सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम फली वाले पादपों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है, सहजीवी जीवाणु जैसे राइजोबियम फली वाले पादपों की जड़ों में रहते हैं तथा स्पाइरुलम व लिपोफेरम अनाज फसलों के साथ जुड़े रहते हैं। दोस्तों, ध्यान से रखेंगे कौन ऐसा सहजीवी जीवाणु है, ठीक है, जो जड़ों में रहते हैं। तो राइबोजियम जो है ये फली वाले पादपों की जड़ों में रहते हैं, और स्पाइरुलम और लिपोफेरम जो है अनाज फसलों के साथ जुड़े रहते हैं। किसके साथ? फसलों के साथ जुड़े कौन रहते हैं? स्पाइरुलम और लिपोफेरम। और जो है जड़ों में कौन रहते हैं? तो राइजोबियम। दोस्तों, ये इन पादपों की जड़ों में गांठ बनाकर रहते हैं, नोड्यूल बनाकर रहते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, ये पादपों की जड़ों में गांठ बनाकर नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित कर देते हैं। आजकल जो है व्यावसायिक रूप से भी राइजोबियम को उपयोग करके मिट्टी में डालकर पादपों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। आजकल व्यावसायिक रूप से राइबोजियम को उपयोग करके मिट्टी में डालकर पादपों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। दोस्तों, जड़ों में उपस्थित गांठों में जीवाणु नाइट्रोजन को
नाइट्रेट्स में परिवर्तित करता है, जिसे पोषक पादप उपयोग करते हैं। ठीक है, तो जड़ों में उपस्थित गांठों में जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करता है, जिसे पोषक पादप जो है उपयोग करते हैं। उचित गांठ के निर्माण हेतु दलहनी फसलों उदाहरण अल्फा, बीन्स, मटर, सोयाबीन की उचित वृद्धि हेतु राइजोबियम जीवाणु की व्यावसायिक संवर्धित प्रजाति का प्रयोग किया जाता है, मुख्यतः जिस मिट्टी में पोषक की अधिक कमी है। ठीक है, जड़ों में उपस्थित गांठों में जीवाणु नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में परिवर्तित करता है, जिसे पोषक पादप उपयोग करता है। उचित गांठ के निर्माण हेतु तथा दलहनी फसलों उदाहरण अल्फा, बीन्स, मटर, सोयाबीन की उचित वृद्धि हेतु राइजोबियम जीवाणु की व्यावसायिक संवर्धित प्रजाति का प्रयोग किया है, मुख्यतः जिस मिट्टी में पोषकों की अधिक कमी है।